everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो बच्चा देखो, अभी तक हम लोगों ने माइक्रो के अंदर हमारे 10 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था चैप्टर नंबर 10 प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। स्टैट्स के अंदर भी हम लोग 9 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट कर चुके। बीएसटी का आपका ऑलरेडी पूरा कोर्स चैनल पर अपलोडेड है। और देखो, मेरा टारगेट यही है कि हम कम से कम टाइम के अंदर डिटेल में वन शॉट के अंदर हर चैप्टर को कवर करें। अब आज की क्लास में हम लोग करेंगे माइक्रो का हमारा चैप्टर नंबर 10 थ्योरी ऑफ सप्लाई। अगेन एक वन शॉट लेक्चर है, एक ही वीडियो में हम लोग काफी डिटेल में वन शॉट में ये पूरा चैप्टर कवर करेंगे। शुरू करें फटाफट से। तो देखो, चैप्टर की शुरुआत होती है सप्लाई क्या होता है। बहुत आराम से समझना, हम लोगों ने इसी बुक के अंदर डिमांड के बारे में पढ़ा था। तो डिमांड का जस्ट ऑपोजिट क्या है? सप्लाई है। देखो, जैसे कंज्यूमर्स, आप, मैं, हम सब लोग क्या करते हैं? हम अलग अलग गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करते हैं। अब उसी तरह से कोई ऐसा भी होता है जो हमारी इस डिमांड को फुलफिल करता होगा। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, फर्म्स होते हैं, वो हमें गुड्स और सर्विसेज क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं। प्रोड्यूसर्स गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारी फर्म्स होती है, वो इन गुड्स और सर्विसेज को हमें सेल करते हैं। तो प्रोड्यूसर्स हैं, फर्म्स वगैरह हैं, वो गुड्स और सर्विसेज की क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं। समझ में आ गया? कंज्यूमर डिमांड करता है, प्रोड्यूसर क्या करता है? सप्लाई करता है। अब देखो, हमें पता है प्राइस और डिमांड के बीच में कौन सा रिलेशन है? प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। हम लोगों ने पढ़ा था, अगर कभी भी किसी कमोडिटी की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो हम उसकी डिमांड को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। अगर प्राइस डिक्रीज होती है तो हम हमारी डिमांड को इंक्रीज करते हैं। ऐसा ही होता है। अगर पनीर एक्सपेंसिव हो जाएगा तो हम पनीर की डिमांड को कम कर देंगे। अगर पनीर सस्ता हो रहा है तो हम पनीर की डिमांड क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। तो प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है, यानी कि इनवर्स रिलेशन है। सेम इसी तरह से प्राइस और सप्लाई में कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। हमेशा याद रखना, प्रोड्यूसर क्या करता है? गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करता है। अभी जैसे अगर हम लोगों की बात करें तो मैं यहाँ पर कौन हूँ? प्रोड्यूसर हूँ। प्रोड्यूसर गुड्स भी सप्लाई करता है, वो सर्विसेज भी देता है। तो प्राइस और सप्लाई दोनों में कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। कभी भी अगर किसी चीज की प्राइस इंक्रीज होगी ना, तो प्रोड्यूसर उसकी सप्लाई को क्या कर देता है? हमेशा इंक्रीज कर देता है, क्योंकि वो ज्यादा प्राइस पर सेल करना चाहता है। वो ज्यादा प्राइस पर सेल करके ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करना चाहता है। तो अगर प्राइस ज्यादा होगी तो प्रोड्यूसर सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। वहीं अगर मान लो किसी चीज की प्राइस कम है, प्रोड्यूसर को अपने प्रोडक्ट के लिए अच्छी प्राइस नहीं मिल रही, तो ऑब्वियस सी बात है वो सप्लाई भी क्या कर देता है? कम कर देता है। वो देखता है यार, सस्ते में मैं मेरा प्रोडक्ट क्यों सेल करूं। समझ पा रहे हो? तो कंज्यूमर डिमांड करता है, प्रोड्यूसर क्या करता है? सप्लाई करता है। प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है, लेकिन प्राइस और सप्लाई में कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। तो देखो, सप्लाई होता क्या है? Supply refers to total amount of product or service that a producer is willing to offer for sale at a given period and at a set price. देखो, याद करो, डिमांड के लिए मैंने आपको एक टेबल बना के डिमांड शेड्यूल समझाया था। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी मैं टेबल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। मैंने कहा ये तो प्राइस है। किस चीज की प्राइस है? प्राइस है गुड एक्स की। अब ये गुड एक्स कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन की प्राइस है। यहाँ पर पेन की सप्लाई गिवन है, जो प्रोड्यूसर करना चाहता है। तो ये पेन की क्या हो गई? सप्लाई हो गई। इसे भी हम QX से शो करते हैं, ये भी एक तरह से क्वांटिटी है। मैंने कहा अगर इस पेन की प्राइस 10 रुपये है तो जो प्रोड्यूसर भाई साहब हैं वो एक पेन सप्लाई करेंगे। अगर पर पेन 10 रुपये का अवेलेबल है तो प्रोड्यूसर भाई साहब एक पेन सेल करेंगे, एक पेन की सप्लाई करेंगे। अगर इस पेन की प्राइसेस इंक्रीज होकर ये पेन 20 रुपये का हो जाता है तो प्रोड्यूसर बोलता है अब मैं मेरी सप्लाई को बढ़ा दूंगा। अगर पर पेन 10 का मिल रहा है तो वो एक ही पेन सेल करता है। अगर पर पेन 20 रुपीज का मिल रहा है तो प्रोड्यूसर बोलता है मैं अब 2 पेन सेल करूंगा, महंगे में बेचूंगा। फिर प्रोड्यूसर कहता है अगर पर पेन 30 रुपीज का मैं सेल कर सकता हूं ना, तो मैं 3 पेन सेल करूंगा। अगर मैं पर पेन 40 रुपीज का सेल कर सकता हूं तो मैं 4 पेन बेचूंगा। तो ये मैंने क्या बताया कि अलग अलग प्राइजेस पर प्रोड्यूसर किसी भी गुड की कितनी क्वांटिटी सप्लाई करना चाहता है, कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहता है, वो कितना ऑफर कर रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लाई बोलते हैं। समझ में आ गया? एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं। ये गिवन पीरियड ऑफ टाइम 1 वीक भी हो सकता है, 1 मंथ भी हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है।
इसके अंदर अलग अलग प्राइजेस पर प्रोड्यूसर किसी भी पर्टिकुलर गुड की कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहता है, वो कितनी क्वांटिटी ऑफर कर रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई बोलते हैं। समझ में आ गया? सप्लाई रेफर्स टू टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस दैट अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू ऑफर फॉर सेल। जो प्रोड्यूसर विलिंग है कि वो ऑफर कर रहा है, वो सेल करना चाहता है अलग अलग प्राइस पर। सेट प्राइस का मतलब है अगर प्राइस 10 रुपए की होगी तो वो 1 पेन सेल करेगा, प्राइस 20 होगी तो वो 2 पेन सेल करेगा, प्राइस 30 होगी तो वो 3 पेन सेल करेगा एंड सो ऑन। समझ में आ गया? तो इसे देखकर हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे पैन की प्राइस बढ़ती जा रही है, पैन की सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। प्राइस और सप्लाई दोनों में कौन सा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। क्लियर हो गया अच्छे से? अब इसी के साथ में हमारे पास में टॉपिक आता है कि स्टॉक और सप्लाई में क्या डिफरेंस है। स्टॉक और सप्लाई में क्या डिफरेंस है? मैंने कहा मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, आज है फॉर एग्जांपल 7 नवंबर शाम को 5 बजे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रोड्यूसर के पास में ऐसे 100 पैन रखे हुए हैं। कितने पैन रखे हुए हैं? 100 पैन रखे हुए हैं। तो जितना उसके पास में रखा हुआ है ना एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रोड्यूसर के पास में ऐसे 100 पैन रखे हुए हैं, तो ये 100 पैन क्या है? उसका स्टॉक है। क्या है? स्टॉक है। अब मैंने कहा मान लो आज की डेट में पर पेन सेल हो रहा है 10 रुपए में, पर पेन की प्राइस है 10 रुपए। वो बोलता है इस प्राइस पर तो मेरे पास में जो 100 पेन रखे हैं ना, उसमें से मैं सिर्फ 20 पेन ही सेल करना चाहता हूं, 80 पेन में सेल नहीं करूंगा, फ्यूचर में बेचूंगा जब ये पेन महंगे हो जाएंगे। तो एक पर्टिकुलर प्राइस पर, कि पर पेन की प्राइस क्या है? 10 रुपए। इस पर्टिकुलर प्राइस पर प्रोड्यूसर कहता है कि मैं तो 20 पेन ही सेल करना चाहता हूं। वो 20 पेन ऑफर कर रहा है, 20 पेन सेल करना चाहता है। तो जितना वो सेल करना चाहता है उसे बोला जाता है सप्लाई। क्या बोला जाता है? सप्लाई। मतलब कुल मिला के जितना उसके पास में रखा हुआ है, चाहे वो सेल करना चाहता है चाहे नहीं चाहता, उसे तो हम स्टॉक बोलते हैं। तो स्टॉक तो हो गए 100 पेन, लेकिन स्टॉक में से वो जितने पेन सेल करना चाहता है, जितना वो ऑफर कर रहा है बेचने के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लाई बोलते हैं। तो स्टॉक एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक के अंदर सप्लाई होता है। समझ में आ गया? Stock of a commodity refers to total quantity of that commodity which is available with the producer or a firm at a point of time. एक point of time पर producer के पास में जितनी भी quantity available है, it is meant both for the present as well as future sale. इसे वो present में भी बेच सकता है, इसे वो future में भी बेच सकता है। जैसे 20 पैन अभी बेचने को तैयार है, 80 पैन फ्यूचर में सेल करेगा। तो ये पूरा का पूरा 100 क्या है? स्टॉक है। लेकिन सप्लाई रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ स्टॉक। सप्लाई का मतलब है स्टॉक का वो पार्ट विच द प्रोड्यूसर इज प्रेजेंटली रेडी टू सेल एट अ गिवन प्राइस, जो प्रोड्यूसर इस पर्टिकुलर टाइम पर बेचना चाहता है एक पर्टिकुलर प्राइस पर। कि पर पैन की प्राइस अगर 10 रुपए है तो वो 20 पैन अभी सेल करना चाहता है। ये क्या है? उसकी सप्लाई है। समझ में आ गया? अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एक एक डिफरेंस तो हमारा ये डेफिनेशन ही हो गई। उसके अलावा सप्लाई क्या है? एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। फ्लो कॉन्सेप्ट क्यों है? देखो सीधा सा है, जो उसके पास में स्टॉक रखा हुआ है, स्टॉक क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है स्टॉक जो है वो फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर हम कोई चीज बताते हैं ना कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारे पास में कितना रखा हुआ है, वो होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट। 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, आप आगे चलकर पढ़ोगे। एक होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट और एक होता है फ्लो कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने बोला एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उस चीज को मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर सकती हूँ। लेकिन मैंने बोला मेरी मंथली अर्निंग्स कितनी है, मेरी वीकली अर्निंग्स कितनी है, मेरी एनुअल अर्निंग्स कितनी है, वो मैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बता सकती। मैं अर्निंग ऐसे बताऊंगी कि मेरी अर्निंग है 1 लाख पर मंथ, मेरा पैकेज है 15 लाख पर ईयर। तो वहां पर मंथ और पर ईयर वाली चीज आ रही है। तो स्टॉक एक फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि स्टॉक को हम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बता देते हैं। जैसे 100 पेन रखे हुए हैं, लेकिन मैंने बोला 20 पेन सेल करे हैं एक दिन में, 20 पेन सेल करे हैं एक वीक में, या फिर 1 मंथ के अंदर, तो वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वहां पर पीरियड की बात हो रही है कि 20 पेन सेल करे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, 20 पेन सेल करे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 1 वीक। समझ में आ गया? उसके अलावा स्टॉक इज नॉट रिलेटेड टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये जो 100 पेन का स्टॉक है, इसका प्राइस से कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन ये जो 20 पेन की सप्लाई हो रही है इसका प्राइस से लेना देना है। प्रोड्यूसर ने क्लियरली बोल दिया अगर पर पेन की प्राइस 10 रुपए है तो मैं 20 पेन ही सेल करूंगा। मतलब सप्लाई किससे रिलेटेड होती है? प्राइस से रिलेटेड होती है। अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई को भी क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। प्राइस और सप्लाई में कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। चमका अच्छे से। आगे देखो, अब हम बात करते हैं सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड। दो अलग अलग बातें हैं, सप्लाइड एंड क्वांटिटी सप्लाइड। बहुत आराम से समझना। मैंने कहा ये प्राइस है, किसकी प्राइस है? प्राइस ऑफ एक्स, इस पेन की प्राइस है। इधर मैंने बोल दिया सप्लाई है पेन की, सप्लाई प्रोड्यूसर करता है, क्यू एक्स से मैं बोल सकती हूं। मैंने कहा अगर पर पेन की प्राइस 10 है तो प्रोड्यूसर एक पेन सेल करता है। अगर पर पेन 20 रुपए का हो जाता है, डबल का हो गया, तो प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई बढ़ा देगा। अगर पर पेन 30 का हो जाता है, प्रोड्यूसर अगेन अपनी सप्लाई को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। और अगर पर पेन 40 का हो जाता है, प्रोड्यूसर अगेन अपनी सप्लाई को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। तो ये क्या बनाई है मैंने? टेबल बनाई है। अब याद करो, इको के अंदर टेबल को क्या बोलते हैं? शेड्यूल। क्या बोलते हैं? शेड्यूल। तो ये जो पूरा का पूरा मैंने टेबल बनाई है, टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं? टेबल को हम लोग बोलते हैं शेड्यूल। इस पूरे के पूरे शेड्यूल को तो हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्लाई बोलते हैं। इस एंटायर शेड्यूल को तो क्या बोला जाता है? सप्लाई बोला जाता है। कि अलग अलग प्राइसेस पर प्रोड्यूसर किसी भी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहता है, कितनी क्वांटिटी सप्लाई करना चाहता है, दैट इज सप्लाई। लेकिन अगर प्रोड्यूसर भाई साहब स्पेसिफाई कर दे कि अगर पर पेन 30 रुपए का होगा तो मैं 3 पेन सेल करूंगा। प्रोड्यूसर भाई ने स्पेसिफाई कर दिया कि अगर पर पेन की प्राइस 30 रुपए है तो मैं 3 पेन सेल करूंगा। इसे बोला जाता है क्वांटिटी सप्लाइड। क्या कहते हैं? क्वांटिटी सप्लाइड। कि प्रोड्यूसर भाई साहब ने स्पेसिफाई कर दिया कि मैं स्पेसिफिक इतनी क्वांटिटी सेल करूंगा एक स्पेसिफिक प्राइस पर, कि पर पेन की प्राइस अगर 30 रुपीज है, इस स्पेसिफिक प्राइस पर मैं 3 पेन सेल करूंगा, दैट इज क्वांटिटी सप्लाइड। समझ में आ गया? पूरे के पूरे शेड्यूल और टेबल को तो क्या बोला जाता है? सप्लाई बोला जाता है। लेकिन इसमें से अगर आपने एक निकाल लिया, उसे बोला जाता है क्वांटिटी सप्लाइड। सो सप्लाई रेफर्स टू एंटायर सप्लाई शेड्यूल showing various quantities which a producer is ready to sell at different possible prices of a commodity at a period of time। जिसमें हमारे पास में अलग अलग प्राइसेस पर अलग अलग क्वांटिटी गिवन है कि इतनी प्राइस पर प्रोड्यूसर इस पर्टिकुलर गुड की कितनी क्वांटिटी बेचना चाहता है, दैट इज सप्लाई। लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विच द प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब प्रोड्यूसर ने स्पेसिफाई कर दिया कि इस पर्टिकुलर प्राइस पर मैं इस गुड की इतनी क्वांटिटी बेचना चाहता हूं, दैट इज क्वांटिटी सप्लाइड। इजी पीजी हो गया, चमक गया अच्छे से। आगे देखो, अब हम बात करते हैं सप्लाई शेड्यूल की। अभी मैंने बता दिया, जब हम एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, और टेबल में हम 2 चीजें दिखा रहे हैं। पीछे 2 चीजें दिखाई थी, एक तरफ हम किसी चीज की प्राइस दिखा रहे थे, एक तरफ हम उस चीज की सप्लाई दिखा रहे थे। तो एक टेबल है जिसमें हम 2 चीजों के बीच का रिलेशन, रिश्ता शो कर रहे हैं। 2 चीजें क्या है? प्राइस है और सप्लाई है। और हमें दिख रहा है दोनों में कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इस टेबल को बोला जाता है शेड्यूल, सप्लाई शेड्यूल। समझ में आ गया? इको में टेबल को शेड्यूल बोलते हैं। सो सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबल showing various quantities of a commodity offered for sale at different possible prices of that commodity at a particular period of time। समझ में आ गया ना? एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, ये टाइम 1 महीना भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, 1 वीक भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है। इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर अलग अलग प्राइजेस पर प्रोड्यूसर उस पर्टिकुलर गुड की कितनी कितनी क्वांटिटी बेचना चाहता है। अलग अलग प्राइस पर प्रोड्यूसर इस पैन की कितनी यूनिट सेल करना चाहता है, इस टेबल को बोला जाता है सप्लाई शेड्यूल। समझ में आ गया? डिमांड वाले की तरह ही है। अब देखो, सप्लाई शेड्यूल भी 2 तरह का है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। बहुत ही आसान सा है। अगर हम मार्केट के अंदर कोई एक फर्म है जिसका नाम है फर्म ए बोल लो, ठीक है, आपके पास में होता है ना उत्तम स्टोर है, कोई भी किराना स्टोर है। मार्केट में एक फर्म है, फर्म ए, जो ये पर्टिकुलर पैन बेच रही है। मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर पैन की बात कर रही हूँ। मार्केट में एक फर्म है जो ये पर्टिकुलर पैन बेच रही है। जब आप इस पर्टिकुलर फर्म का सप्लाई शेड्यूल बनाओगे ना,
जब आप इस पर्टिकुलर फर्म ए का सप्लाई शेड्यूल बनाओगे उसे हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, कि मार्केट में एक प्रोड्यूसर का आपने सप्लाई शेड्यूल बनाया है। लेकिन मान लो मार्केट में इस पैन को बेचने वाले 1000 प्रोड्यूसर्स हैं, इस पैन को बेचने वाली 1000 फर्म्स हैं। जब आप 1000 की 1000 फर्म्स की टेबल बना दोगे उसे बोला जाता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मैं सारे गुड्स की बात नहीं कर रही, मैं एक पर्टिकुलर गुड की बात कर रही हूँ। इस पर्टिकुलर गुड को बेचने वाले अगर एक फर्म का मैं सप्लाई शेड्यूल बनाऊं तो वो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है। लेकिन इस पैन को बेचने वाले मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर्स और फर्म्स हैं, अगर मैं सबके सप्लाई शेड्यूल बना देती हूँ इकट्ठा प्लस करके, उसे बोला जाता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। फॉर एग्जाम्पल, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू सप्लाई शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और फर्म इन द मार्केट। समझ में आ गया? मान लो मार्केट के अंदर एक फर्म है, ये फर्म की प्राइस है, किसकी प्राइस है? स्पैन की प्राइस है, प्राइस ऑफ एक्स, और ये स्पैन की सप्लाई है, क्यू एक्स से दिखा दिया। और ये हम लोगों ने सप्लाई शेड्यूल बनाया है फर्म ए का, फर्म ए का हम लोगों ने सप्लाई शेड्यूल बना दिया। सो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या है? एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर या फर्म का सप्लाई शेड्यूल है, जिसमें अगेन वही चीज शो हो रही है कि ये फर्म ए इस पैन की अलग अलग प्राइजेस पर कितनी क्वांटिटीज सप्लाई करना चाहती है, कितनी क्वांटिटीज ऑफर कर रही है सेल करने के लिए। वही लिखा है, इट शोज डिफरेंट क्वांटिटीज विच अ फर्म इज विलिंग टू सेल। अलग अलग क्वांटिटीज हैं जो फर्म विलिंग है, फर्म सेल करना चाहती है एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस ऑफ अ कमोडिटी, अलग अलग प्राइजेस पर। और हमें दिख रहा है प्राइस और क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशन है। आप देख लो, प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। समझ में आ गया? आसान सा है। वही मार्केट सप्लाई शेड्यूल का मतलब क्या है? इस पर्टिकुलर पैन को बेचने वाले मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं या फिर जितनी भी फर्म्स हैं, अगर हम सबकी सप्लाई को प्लस कर दें तो हमें मार्केट सप्लाई मिल जाएगी। अगर हम सबकी सप्लाई को प्लस कर दें तो हमें मार्केट सप्लाई मिल जाएगी। अब इस पैन को बेचने वाले तो मार्केट में लाखों करोड़ों प्रोड्यूसर्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? हम लाखों करोड़ों प्रोड्यूसर्स का यहाँ पर सप्लाई शेड्यूल तो नहीं बना सकते। तो हम हमारी सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि इस पैन को बनाने वाली मार्केट में 2 प्रोड्यूसर्स हैं, सिर्फ 2 ही प्रोड्यूसर्स हैं। एक का नाम है फर्म ए और एक का नाम है फर्म बी। समझ में आ गया? हमारी सिंप्लिसिटी के लिए हम लोगों ने मान लिया कि इस पैन को बनाने वाले मार्केट में 2 फर्म्स है, फर्म ए और फर्म बी। अगेन ये प्राइस है 5, 10, 15, 20। ये फर्म ए की सप्लाई है और ये फर्म बी की सप्लाई है। फर्म ए कहती है प्राइस 5 है, मैं एक भी पैन नहीं बेचूं। प्राइस 10, 10 पैन बेच देंगे। प्राइस 15, 20 पैन बेच देंगे। पर पैन 20 का 30 पैन बेच देंगे। तो आप देख रहे हो ना, प्राइस इंक्रीज हो रही है तो फर्म ए की सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। सेम इसी तरह से फर्म बी की सप्लाई हो गई, वही है, प्राइस 5, एक भी पैन नहीं। प्राइस 10, 5 पैन बेच देंगे। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है फर्म बी की सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। हमने फर्म ए और फर्म बी दोनों की सप्लाई को प्लस कर दिया, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि मार्केट में इस पैन को प्रोड्यूस करने वाले 2 ही प्रोड्यूसर्स हैं और कोई है नहीं। वैसे तो लाखों करोड़ों होते हैं, हम यहाँ पर बना नहीं सकते। तो इन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो हमें मार्केट सप्लाई का पता चलेगा कि टोटल मार्केट की सप्लाई क्या है। टोटल इस पैन की कितनी सप्लाई है मार्केट के अंदर? 0, 0, 0, 10, 5, 15, 20, 10, 30 और 30, 15 कितना हो गया? 45। So market supply schedule refers to supply schedule of all the firms or producers in the market producing a particular commodity. एक पर्टिकुलर कमोडिटी को बेचने वाले मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, फर्म्स हैं, उन सबके सप्लाई शेड्यूल को बोला जाता है इकट्ठा मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ये भी वही शो कर रहा है कि मार्केट सप्लाई और प्राइस दोनों में कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। इट शोज डिफरेंट क्वांटिटीज विच ऑल द फर्म्स आर विलिंग टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस ऑफ अ कमोडिटी। और एक चीज और बता देती हूँ, सेम तरह का गुड बेचने वाली मार्केट में जितनी भी फर्म्स होती है ना, सेम तरह का प्रोडक्ट बेचने वाली मार्केट में जितनी भी फर्म्स, जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, उन्हें इकट्ठा बोला जाता है इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री। मान लो मार्केट में ऐसा पैन प्रोड्यूस करने वाली 10 फर्म्स है, तो उन 10 फर्म्स को हम इकट्ठा क्या बोलेंगे? इंडस्ट्री बोलेंगे। तो हम बोल सकते हैं इट इज द सप्लाई शेड्यूल ऑफ इंडस्ट्री एज अ होल। पूरी इंडस्ट्री का ये सप्लाई शेड्यूल है। समझ में आ गया? अब देखो आगे हम बात करते हैं सप्लाई कर्व क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा है। पीछे हम लोगों ने सप्लाई शेड्यूल देखा, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल भी, मार्केट सप्लाई शेड्यूल भी। जब उसी शेड्यूल को यानी कि टेबल को हम ग्राफ पर प्रेजेंट कर देते हैं
तब हमें मिल जाता है सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व कुछ नहीं है, सप्लाई शेड्यूल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। समझ में आ गया? पीछे जो टेबल थी बचपन में मैथ्स में करा था ना, उस टेबल को आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दो, प्लॉट कर करके हमें सप्लाई कर्व मिल जाएगा। सो सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। शो तो ये भी सेम वही चीज करेगा कि अलग अलग प्राइजेस पर जो प्रोड्यूसर है वो किसी भी गुड की कितनी कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं, सेम चीज शो करेगा ना। सो इट इज अ कर्व showing various quantities of a commodity offered for sale at different possible prices of that commodity। अब सिंपल सा है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल को जब आप कर्व पर प्रेजेंट करोगे, ग्राफ पर प्रेजेंट करोगे, तो हमें मिलेगा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, और मार्केट सप्लाई शेड्यूल को जब आप ग्राफ पर प्रेजेंट करोगे तो हमें मिल जाएगा मार्केट सप्लाई कर्व। इजी पीजी हो गया। तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या है? इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। पीछे जो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल देखा था उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, जैसे वही है प्राइस और क्वांटिटी। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है जो पीछे देखा था। अब इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, तो याद रखना एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या दिखा रहे हैं? हमारी सप्लाई दिखा रहे हैं, लिखा है ना क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, यूनिट्स दिखा रहे हैं, ये सप्लाई है। वाई एक्सिस पर हम क्या दिखा रहे हैं? हमारी प्राइस दिखा रहे हैं। प्राइस है 5, 10, 15, 20। चलो भाई बना देते हैं 5, 10, 15, 20, ये प्राइस हो गई। क्वांटिटी है 0, 10, 20 और 30, तो ये अब हम क्वांटिटी दिखा देते हैं 10, 20, 30। प्लॉट करने की बारी आई, बहुत ही आसान सा है। प्राइस 5 है तो क्वांटिटी कितनी है? 0 है। प्राइस 5 है, क्वांटिटी कितनी है? 0 है, यहाँ आएगा। प्राइस 10 है, क्वांटिटी भी 10 हो गई, तो प्राइस 10 इधर से, क्वांटिटी 10 इधर से हो गया। क्लियर हो गया? प्राइस 15 है, क्वांटिटी 20 है, प्राइस 15 आप इधर से ले लो, और क्वांटिटी कितनी है? 20 है, वो आप इधर से ले लो। फिर प्राइस 20 है, प्राइस 20 इधर से, और क्वांटिटी कितनी है? 30 है। क्लियर हो गया? अब इन्हें हमें ज्वाइन करना है, तो इन पॉइंट्स को हम लोगों ने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। ये हमारे पास में आ गई सप्लाई ऑफ गुड एक्स। इजी पीजी हो गया। कुछ नहीं है, ये जो हमारे पास में शेड्यूल था इसको हम लोगों ने ग्राफ पर प्रेजेंट कर दिया। ये हमारे पास में बन गया है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, और ये शो कर रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों में कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। कभी भी देखो हमें दिख रहा है कि प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी बढ़ रही है। अगर हमारा कर्व इको में ऐसा बनता है जैसा डिमांड वाले में बन रहा था, तो इसका मतलब है दोनों चीजों में कौन सा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है। लेकिन कर्व अगर कभी भी ऊपर जाता हुआ बनता है ना इस तरह से, तो हम लोग बोल देते हैं दोनों चीजों में कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। क्लियर हो गया? सेम इसी तरह से आता है मार्केट सप्लाई कर्व। तो मार्केट सप्लाई कर्व भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है मार्केट सप्लाई शेड्यूल का। शो ये भी वही कर रहा है। इट शोज वेरियस क्वांटिटीज विच ऑल द फर्म्स आर विलिंग टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी। मतलब ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व है। मैंने बताया था सारी फर्म्स जो सेम तरह का प्रोडक्ट बेचती हैं उन्हें हम इकट्ठा क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री बोलते हैं। तो ये पूरी इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व है। इसमें एक बात याद रखना, इट इज अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ सप्लाई कर्व ऑफ ऑल द फर्म्स इन द इंडस्ट्री। मैम इस बात का मतलब क्या है? तो देखो याद करो, पीछे मैंने आपको ये बताया था। तो जब हम फर्म ए की सप्लाई और फर्म बी की सप्लाई को प्लस कर रहे हैं, हमने माना है मार्केट में दो ही फर्म्स हैं, तो हमें मार्केट सप्लाई मिल रही है ना, तो हम इनका क्या कर रहे हैं? सम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सम कर रहे हैं। इसीलिए इसे बोला जाता है हॉरिजॉन्टल समेशन। क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल समेशन। मैं करके दिखाती हूँ यहाँ पर। जैसे हमारे पास में प्राइस है, फर्म ए की यहाँ पर सप्लाई है, फर्म बी की सप्लाई है, दोनों को प्लस कर दिया तो हमें मिल गई मार्केट की सप्लाई। हमें फर्म ए और फर्म बी की नहीं दिखानी, हम सिर्फ मार्केट की शो करेंगे। तो देखो वाई एक्सिस पर प्राइस है हमारी 5, 10, 15, 20। समझ में आ गया? हमें सिर्फ मार्केट की सप्लाई दिखानी है जो दोनों को प्लस करके आ रहा है। 45 तक जा रहा है, 5 का गैप हम लोग ले लेते हैं। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ये 45 हमारी सप्लाई हो गई। प्लॉट कर देते हैं। क्या है? जब प्राइस 0 है तो सप्लाई कितनी है? 0 है, यहीं आएगा। प्राइस 10 है तो सप्लाई 15 है। तो देखो प्राइस 10 यहाँ से ले लो और सप्लाई 15 आप यहाँ से ले लो। समझ में आ गया?
फिर प्राइस 15 है तो सप्लाई 30 है, प्राइस 15 यहाँ से ले लो और सप्लाई 30 हम यहाँ से ले लेंगे। फिर प्राइस 20 यहाँ से आ गया और सप्लाई 45 यहाँ पर आ गया। क्लियर हो गया? इन्हें हमें ज्वाइन करना है, तो मेरा तो उतना एग्जैक्ट बनेगा नहीं, इनको जब आप ज्वाइन करोगे तो इस तरह से बनेगा। ये हमारा बन गया सप्लाई का कर्व और ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे, ये क्या शो करा है हमने, मार्केट सप्लाई। अब देखो इसे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल समेशन बोला था। क्यों बोला था? हॉरिजॉन्टल मतलब होता है इस तरह से, ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये सीधा वाला वर्टिकल होता है। तो हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल लाइन वाली चीजों को प्लस करा है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर चीजें हैं, एक्स एक्सिस पर चीजें, वो क्या है? मार्केट सप्लाई है। और मार्केट सप्लाई कैसे आई है? फर्म ए और फर्म बी की सप्लाई का सम करके आई है, इसीलिए इसे बोलते हैं इट इज अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स। समझ में आ गया अच्छे से? क्लियर है? आगे देखो, अब हम बात करते हैं स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व के स्लोप की बात करते हैं, आसान सा है। अभी हम लोगों ने देखा एक्स एक्सिस पर हम सप्लाई दिखाते हैं, वाई एक्सिस पर हम प्राइस दिखाते हैं। तो ये है हमारी प्राइस गुड एक्स की और ये है हमारी सप्लाई। हम लोगों ने देखा सप्लाई कर्व कैसा बनता है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका स्लोप कैसा है? ये अपवर्ड स्लोपिंग है। कैसा है? अपवर्ड स्लोपिंग है। पीछे मैंने बताया था अगर कर्व कभी भी ऐसा होता है, मतलब दो चीजों में कौन सा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है। लेकिन यहाँ पर सप्लाई का कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये शो कर रहा है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों में कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। प्राइस इंक्रीज होती है तो सप्लाई भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। समझ में आ गया? अब सप्लाई कर्व का स्लोप क्या है वो समझ लो। देखो मैंने कहा मान लो किसी चीज की प्राइस इतनी है, प्राइस जो है वो 10 है, तो उस चीज की क्वांटिटी है मान लो 20, कुछ भी आप मान सकते हो, ठीक है। मैंने कहा प्राइस इंक्रीज हो गई, प्राइस इंक्रीज होके 20 हो गई, तो मैंने कहा लो इसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई, क्वांटिटी इंक्रीज होके 30 हो गई। प्राइस भाई इंक्रीज होके 20 हुई तो इसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज होके 30 हो गई। समझ पा रहे हो? तो मैंने कहा स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व हम कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली? चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। प्राइस में जितना चेंज आया अपॉन क्वांटिटी में कितना चेंज आया। तो देखो प्राइस में कितना चेंज आया, पहले प्राइस 10 थी, अब प्राइस 10 से 20 हो गई, तो प्राइस में 10 का चेंज आया, 10 से 20 हो गई, 20 में से 10 गया, 10 आ रहा है। अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, तो चेंज इन क्वांटिटी कितना आया है, पहले क्वांटिटी 20 थी, अब 30 हो गई, माइनस कर दो कितना चेंज आया, 10, ये आ गया 10। तो स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व का याद रखना, इसे मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। वही लिखा है, ये रेशियो है, किसका रेशियो है? चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ऊपर हम दिखा रहे हैं चेंज इन प्राइस, नीचे हम दिखाते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। समझ में आ गया? तो याद रखना सप्लाई कर्व का स्लोप कैसा है? अपवर्ड स्लोपिंग है। अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि प्राइस और सप्लाई के बीच में कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। इजी पीजी हो गया। आगे देखो, अब हम बात करते हैं सप्लाई फंक्शंस, या फिर इसे आप डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई भी बोल सकते हो। देखो याद करो, हम लोगों ने डिमांड फंक्शन पढ़ा था, तो डिमांड को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, है ना, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। तो उसी तरह से गुड की सप्लाई को भी बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अलग अलग फैक्टर्स है जिन फैक्टर्स को बोला जाता है डिटर्मिनेंट्स। क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट्स। So supply function refers to functional relationship between supply of a commodity and its various determinants. सप्लाई को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर्स को हम डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। तो उन डिटर्मिनेंट्स और सप्लाई के बीच के रिलेशन को बोला जाता है सप्लाई फंक्शन। जैसे हमें पता है ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अगर किसी भी कमोडिटी की खुद की प्राइस इंक्रीज होती है तो अपने आप उसकी सप्लाई भी क्या होगी? प्रोड्यूसर सप्लाई भी इंक्रीज कर देगा। प्राइस डिक्रीज होगी तो सप्लाई भी डिक्रीज कर देगा। यही सप्लाई फंक्शन है कि प्राइस सप्लाई को बहुत सारे फैक्टर्स डिटर्मिनेंट्स अफेक्ट करते हैं, उनके और सप्लाई के बीच के रिलेशन को बोला जाता है सप्लाई फंक्शन। तो 8 डिटर्मिनेंट्स है। पहला है पीएक्स, पीएक्स मतलब ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अभी डिटेल में समझाऊंगी। पीआर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। एनएफ मतलब नंबर ऑफ फर्म्स, नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ेंगी तो मार्केट सप्लाई अपने आप बढ़ जाएगी, है ना। फिर जी का मतलब है गोल ऑफ द फर्म। पीएफ प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। टी का मतलब है, टी का मतलब क्या था यहाँ पर? टी का मतलब था टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ई एक्स का मतलब है
प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, एक्सपेक्टेड प्राइस इन फ्यूचर, और जीपी का मतलब है गवर्नमेंट पॉलिसी। वन बाय वन करके एक्सप्लेन करती हूँ। पहला है ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो हमें पता है, मान लो पेन की प्राइस है और ये है पेन की क्वांटिटी। यहाँ पर मैं सप्लाई भी लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैंने कहा अगर पेन की प्राइस 10 रुपये है तो दुकानदार बोलता है मैं तो एक ही पेन सेल करूंगा। पेन की प्राइस बढ़ के 20 रुपये हो गई, वो बोलेगा मैं 2 पेन सेल करूंगा। तो प्राइस और सप्लाई दोनों में कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। प्राइस इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। पॉजिटिव रिलेशन को इको में बोला जाता है डायरेक्ट रिलेशन। याद रखना, देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी भी कम होगी। लिख दूं मैं, प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होगी, प्राइस अगर डिक्रीज होगी क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज होगी। दोनों में कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन है। और इसका अगर आप कर्व बनाने बैठोगे तो कर्व आपका अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। प्लॉट करके देख लेना। पहला क्लियर हो गया। सेकंड है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। तो यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वगैरह नहीं पढ़ेंगे। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड का मतलब है, जैसे मैंने बोला, मान लो कोका कोला है। अब कोका कोला का मार्केट में कॉम्पीटिंग गुड अवेलेबल है डेट इज पेप्सी। तो यहाँ पर हम कंपीटिंग गुड्स की बात करते हैं, है ना। यहाँ पर हम कंपीटिंग गुड्स की बात करते हैं। जैसे कोका कोला का सब्सटीट्यूट अवेलेबल है मार्केट के अंदर, पेप्सी। अब देखो होता क्या है, हमारा गुड कोका कोला है, हमारा गुड क्या है? कोका कोला है, हमारी दुकान है कोका कोला की, हम कोका कोला के प्रोड्यूसर्स हैं। मार्केट में इसका रिलेटेड गुड, इसका एक कंपीटिंग गुड अवेलेबल है जो इसके साथ में कंपीट करता है, डेट इज पेप्सी। मैंने कहा हमारा जो गुड है ना, उसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, उसकी प्राइस कैसी है? कांस्टेंट है। लेकिन मान लो हमारा जो कंपीटिंग गुड है पेप्सी, पेप्सी की प्राइसेस इंक्रीज हो गई, पेप्सी महंगा हो गया। अब अगर पेप्सी महंगा हो गया ना, तो पता है हम लोग क्या सोचेंगे? हम लोग देखेंगे यार हम भी अब एग्जिस्टिंग प्राइस पर कोका कोला को ज्यादा सेल नहीं करेंगे, हम भी हमारे गुड की प्राइस इंक्रीज कर देंगे। क्या समझ में आया? मैं कोका कोला की बात कर रही हूं, ठीक है। एक्स एक्सेस पर हम हमारी क्वांटिटी दिखाते हैं, वाई एक्सेस पर प्राइस दिखाते हैं। मैंने कहा हमारे कोका कोला की प्राइस तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी। अगर पेप्सी महंगी हो जाएगी तो हम लोग देखेंगे यार पेप्सी भी तो महंगी हो गई, पेप्सी वाला भी तो ज्यादा प्राइस में बेचकर पैसा कमा रहा है, तो हम भी हमारी सप्लाई को कम कर देंगे। हमारी पहले सप्लाई ये एस वाला था, अब हमारी सप्लाई S1 हो गई, सप्लाई वाला कर्व हमारा बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, मतलब सप्लाई कम हो गई। हम देख रहे हैं यार हम क्यों सस्ते में बेचें, हम भी अब एग्जिस्टिंग प्राइस पर कम सप्लाई करेंगे, हम भी महंगे में ही सेल करेंगे। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल अ फर्म इज सेलिंग टी। आप जो है आप चाय बेचते हो, चाय की प्राइस आपकी कांस्टेंट है और मार्केट में आपका कॉम्पिटिटर कॉफी अवेलेबल है। अगर कॉफी की प्राइसेस महंगी हो जाती हैं, कॉफी महंगी हो जाती है, मान लो कॉफी महंगी हो गई, तो आप भी एग्जिस्टिंग प्राइस पर चाय कम सप्लाई करोगे। आप बोलोगे यार कॉफी वाला महंगे में बेच रहा है तो मैं क्यों सस्ते में बेचकर प्रॉफिट्स अपने कम करूं। तो वही लिखा है, प्राइस ऑफ कॉफी राइजेस इन द मार्केट, द फर्म विल बी विलिंग टू सेल लेस टी एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस। हम भी अब महंगे में बेचना चाहते हैं। समझ में आ गया? तो वही अगर कंपीटिंग गुड की प्राइस बढ़ेगी तो हमारे गुड की प्राइस कांस्टेंट है, फिर भी हम हमारी सप्लाई को कम कर देंगे क्योंकि हम एग्जिस्टिंग प्राइस पर नहीं बेचना चाहते, हम भी अब महंगे में बेचना चाहते हैं। समझ में आ गया? थर्ड आता है नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। मैं यहाँ पर याद रखना इंडिविजुअल सप्लाई की बात नहीं कर रही, मैं पूरे मार्केट की सप्लाई की बात कर रही हूँ। तो पहले मान लो मार्केट के अंदर 3 फर्म्स थी, 3 फर्म्स सप्लाई कर रही थी। अब मान लो मार्केट के अंदर इसी पर्टिकुलर पैन को बेचने के लिए 2 फर्म्स और आ जाती हैं, तो ऑब्वियसली बात है मार्केट की सप्लाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएंगी। तो अगर नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज होंगी तो मार्केट सप्लाई इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ फर्म्स डिक्रीज होंगी तो मार्केट की सप्लाई अपने आप क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। फोर्थ आता है गोल ऑफ द फर्म। फर्म का गोल क्या है? अब देखो जो प्रोड्यूसर है उसके 2 गोल्स होते हैं, एक तो होता है मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ठीक है, और एक गोल होता है मैक्सिमाइज सेल। अब देखो मैक्सिमाइज सेल का मतलब है कि प्रोड्यूसर बस अपनी सेल्स ज्यादा रखना चाहता है, वो ज्यादा से ज्यादा अपने माल को बेचना चाहता है, उसे प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। अगर फर्म का मकसद है मैक्सिमाइज सेल, ऐसा बेसिकली होता है जब स्टॉक क्लियर करना होता है ना, सर्दियां आने वाली हैं और गर्मी के बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, तो हमें कैसे भी करके बस गर्मी वाले कपड़ों को सेल करना है, अपने स्टॉक को क्लियर करना है।
अगर फर्म का मकसद है, एम है अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज करना, ज्यादा से ज्यादा बस बेचना, उसे प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, इस सिचुएशन में कम प्राइस पर भी फर्म ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करने को तैयार है। बहुत सारा डिस्काउंट देकर कम प्राइस पर भी फर्म अपने प्रोडक्ट को अच्छे से बेचेगी। लेकिन अगर फर्म को सेल्स से लेना देना नहीं है, फर्म अपने प्रॉफिट्स मैक्सिमम रखना चाहती है, यानी कि वो हाई प्राइस पर ही अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहती है ताकि महंगे में बेचकर वो ज्यादा प्रॉफिट्स कमा सके, इस सिचुएशन में फर्म जो है वो ज्यादा प्राइस पर ही अपनी सप्लाई को इंक्रीज करेगी। अगर प्राइस कम होगी तो फर्म अपनी सप्लाई को भी क्या कर देगी, कम कर देगी। तो वही लिखा है, द गोल ऑफ द फर्म इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मोर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विल बी ऑफर्ड ओनली एट हायर प्राइस, ज्यादा प्राइस पर ही फर्म बेचेगी। लेकिन अगर फर्म का गोल है अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज करना, उसे स्टॉक क्लियर करना है, तो सेम प्राइस पर, कम प्राइस पर भी फर्म जो है वो अपनी सप्लाई को ज्यादा रखेगी। फिफ्थ पॉइंट आता है प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमें पता है प्रोड्यूसर भाई साहब को अगर प्रोडक्शन करना है तो उन्हें 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। उन्हें प्रोडक्शन करने के लिए लैंड चाहिए, उन्हें प्रोडक्शन करने के लिए लेबर चाहिए, उन्हें प्रोडक्शन करने के लिए बिजनेस में कैपिटल पैसा चाहिए, प्रोडक्शन करने के लिए उन्हें एक एंटरप्रेन्योर चाहिए जिसका सारा का सारा बिजनेस के अंदर दिमाग होता है। इन चारों को बोला जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब मान लो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे हो गए, इनकी प्राइस इंक्रीज हो गई, लैंड को ज्यादा रेंट देना पड़ रहा है, लेबर को ज्यादा सैलरी वेजेस देनी पड़ रही है, जिसने कैपिटल पैसा लगाया है वो इंटरेस्ट ज्यादा मांग रहा है, एंटरप्रेन्योर अपने हिस्से का प्रॉफिट ज्यादा मांग रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे हो गए, तो इन सबको प्रोड्यूसर को ज्यादा पे करना पड़ रहा है। प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने आप क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, उसे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही है बनानी, तो ऑब्वियस ही बात है वो सेम प्राइस पर, अगर प्राइस कांस्टेंट है तो अपनी सप्लाई को क्या कर देगा? कम कर देगा। सप्लाई कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट कर गया। वही है, अगर फैक्टर प्राइसेस इंक्रीज होती है तो प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। इस सिचुएशन में एग्जिस्टिंग प्राइस पर वो कम सप्लाई करना चाहता है। लेकिन मान लो अगर फैक्टर प्रोडक्शन कम हो गई, ये लोग कम ले रहे हैं सैलरी वेजेस वगैरह हमसे, तो प्रोड्यूसर को चीज़ें बनाना सस्ता पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो वो सेम प्राइस पर भी अपनी सप्लाई को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा, सप्लाई बढ़ा देगा। मोर ऑफ अ क्वांटिटी इज सप्लाइड एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस। सिक्स्थ आता है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर प्रोड्यूसर जो है वो इम्प्रूव टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, अच्छी टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी अपने आप कम आएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर उसकी कम आएगी तो वो सेम प्राइस पर भी अपने प्रोडक्ट की सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि उसे प्रोडक्ट बनाना सस्ता पड़ रहा है। वहीं अगर वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी, तो अपने आप को अपनी सप्लाई को कम रखेगा। सेवेंथ है एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। अब मान लो आप एक प्रोड्यूसर हो और आप गोल्ड बेचते हो, सिल्वर बेचते हो, आपको लग रहा है फ्यूचर के अंदर, आपको लग रहा है कि फ्यूचर के अंदर गोल्ड की प्राइसेस बढ़ने वाली है, तो आप अभी करंट के अंदर अपनी सप्लाई को क्या कर दोगे? कम कर दोगे। समझ पा रहे हो? आप गोल्ड के प्रोड्यूसर हो, आपको लग रहा है फ्यूचर के अंदर गोल्ड की प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, तो आप करंट में गोल्ड की सप्लाई कम कर दोगे। आप देखोगे मैं फ्यूचर में बेचूंगा जब ये महंगा हो जाएगा, क्योंकि प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन है। लेकिन अगर आपको लग रहा है फ्यूचर के अंदर गोल्ड सस्ता हो जाएगा, तो आप अभी अपनी सप्लाई को बढ़ा दोगे, आप अभी अपना सारा का सारा स्टॉक क्लियर कर दोगे। इफ द प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट्स प्राइस ऑफ अ कमोडिटी टू राइज इन द फ्यूचर, तो वो करंट सप्लाई को क्या कर देगा? कम कर देगा, ताकि फ्यूचर में बेच सके। उसे लग रहा है फ्यूचर में प्राइस फॉल हो जाएगी, गिर जाएगी, तो वो करंट में अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर देगा, फ्यूचर का मौका ही नहीं देगा। और लास्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी में दो चीजें आती है, सरकार हमसे टैक्सेस लेती है और कई बार सरकार हमें फाइनेंशियल हेल्प भी देती है, मॉनेटरी हेल्प देती है, जिसे हम सब्सिडी बोलते हैं। अगर सरकार हमसे टैक्सेस ज़्यादा लेगी, हमारा खर्चा है, प्रोड्यूसर की नज़र से सोच के देखो, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। अब ऑब्वियस ही बात है, आप ऐसी चीज़ क्यों सप्लाई करोगे जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आ रही है? तो आपकी ये सप्लाई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आ रही है, तो आप अपनी सप्लाई को क्या कर दोगे? कम कर दोगे, सप्लाई कम हो गई। लेकिन मान लो अगर सरकार आपको सब्सिडी देती है, फाइनेंशियल हेल्प देती है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी तो आप सेम प्राइस पर भी ज़्यादा सप्लाई करोगे, क्योंकि आपको वो चीज़ बनानी सस्ती पड़ रही है। तो वही है, इंक्रीज इन टैक्सेस डिक्रीजेस सप्लाई, जबकि इंक्रीज इन सब्सिडी इंक्रीजेस सप्लाई। समझ में आ गया?
तो ये हो गए हमारे सप्लाई फंक्शन यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार और रीडिंग लगाना। किसी पॉइंट में कोई दिक्कत आती है आप आराम से मुझे कमेंट करो, वहां पर मैं आंसर कर दूंगी। आगे बढ़ जाएं, अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। तो ये इजी सा है, लॉ ऑफ डिमांड की तरह। मैंने बताया सप्लाई को 8 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहले फैक्टर के अलावा, पहला फैक्टर क्या है, ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। हम मान के चलेंगे बाकी के जो अदर फैक्टर्स है वो कैसे हैं, कांस्टेंट है, उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा। मैंने बोल दिया अदर फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, अदर फैक्टर्स क्या है, कांस्टेंट है। तो याद रखना प्राइस पहला फैक्टर है ना, प्राइस और सप्लाई में कौन सा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। वही लिखा है लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। बाकी के सारे फैक्टर्स जो हैं, जो 7 फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट है। याद रखना देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस, ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड। खुद कमोडिटी की प्राइस और उसकी सप्लाई में कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, हमें पता है, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। प्राइस 10 है, सप्लाई 2, प्राइस 20 हुई, सप्लाई 3 हो गई, प्राइस 30, सप्लाई 4। तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है सप्लाई भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी दिखा रहे हैं मतलब सप्लाई, वाई एक्सिस पर प्राइस दिखा रहे हैं। मैंने कहा प्राइस है 0 ले लो, 10, 20, 30, 40। सप्लाई भी ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। प्लॉट कर देते हैं फटाक से। प्राइस 10 है, सप्लाई 2, प्राइस 10 है, सप्लाई 2, ये आ गया। प्राइस 20 है, सप्लाई कितनी है, 3 है। प्राइस 30 है, सप्लाई कितनी है, 4 है। और प्राइस 40 है, सप्लाई कितनी है, 5 है। इन्हें हमें ज्वाइन करना है। ये हम लोगों ने इनको ज्वाइन कर दिया, ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व। समझ में आ रहा है ना, प्राइस और सप्लाई में कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। अजम्पशन हम लोगों ने क्या माना कि बाकी के 8 फैक्टर्स में से पहले वाला फैक्टर तो हम लोगों ने ले लिया ना, प्राइस, प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन है। बाकी की सातों चीजें क्या है, कांस्टेंट है। जैसे लिखा है ना, नो चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कांस्टेंट है। नो चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, नो चेंज इन द गोल ऑफ द फर्म। फर्म के 2 गोल्स होते हैं ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सेल्स मैक्सिमाइजेशन। नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन नियर फ्यूचर। और ना गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई चेंज है। नो चेंज रिलेटिंग टू टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। समझ में आ गया, सारी चीजें हम लोगों ने कांस्टेंट मान ली। अब है एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ, कि ये जो हमारा लॉ ऑफ सप्लाई है क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई कि प्राइस और सप्लाई दोनों में कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। किस सिचुएशन में ये लॉ हमारा फेल हो जाएगा, 3 सिचुएशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चरल गुड्स के केसेस में, गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन एंड पेरिशेबल गुड्स। 1 बाय 1 समझो। एग्रीकल्चरल गुड्स है बच्चा, जैसे वीट है, राइस है, टमाटर है, आलू है, ये सारी चीजें एग्रीकल्चरल गुड्स हैं। अब इनकी जो सप्लाई होती है ना वो प्राइस पर डिपेंडेंट नहीं होती। इनकी जो सप्लाई होती है वो नेचुरल फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, वो नेचुरल फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। किसी साल बहुत ज़्यादा बारिश आ गई, बहुत ज़्यादा बारिश आ गई, सारी फसलें खराब हो गई। इस सिचुएशन में अपने आप वीट की, गेहूं की सप्लाई कम हो जाएगी, चाहे आप गेहूं की प्राइसेस को कितना भी इंक्रीज कर दो। आप गेहूं की प्राइसेस को कितना भी इंक्रीज कर दो, गेहूं की सप्लाई कम ही रहेगी, क्योंकि उसकी सप्लाई नेचुरल फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। बाढ़ आ जाएगी तो आप गेहूं को कितना भी महंगा कर दो, गेहूं की सप्लाई तो लिमिटेड ही रहेगी ना। तो पहला एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के केस में हमारा लॉ फेल हो जाता है। द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई स्ट्रिक्टली टू एग्रीकल्चरल आउटपुट, क्योंकि इनकी सप्लाई किस पर डिपेंडेंट होती है, नेचुरल फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होती है। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा टमाटर की, चाहे टमाटर की प्राइसेस आप कितनी भी बढ़ा दो, उसकी सप्लाई लिमिटेड ही रहेगी, क्योंकि शायद बहुत ज़्यादा बारिश आ गई थी, या फिर किसी साल बिल्कुल बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, तो सप्लाई नेचुरल फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। सेकेंड है, कुछ गुड्स होते हैं जिन्हें हम बोला जाता है गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन, जैसे बहुत ही ओरिजिनल नेचुरली ग्रोन डायमंड्स होते हैं जो अपने आप उगते हैं, एक्सपेंसिव डायमंड्स हैं, रूबीज हैं, कुछ विंटेज कार्स वगैरह हैं, लोग अपने घर के अंदर कुछ एंटीक चीज़ें लगाते हैं। अब ऐसी एंटीक चीज़ों की प्राइजेस चाहे कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, इनकी सप्लाई नहीं बढ़ती, इनकी सप्लाई हमेशा क्या रहती है, लिमिटेड रहती है, तभी ये चीज़ें ज़्यादा एक्सपेंसिव रहती हैं। तो ये गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन है, हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं ताकि हम सोसाइटी में लोगों से अलग दिख सके।
सो सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन विल रिमेन लिमिटेड इवन इफ देयर प्राइसेस टेंड्स टू राइज, क्योंकि ये चीज़ें हैं ही लिमिटेड। और लास्ट है पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स वो होते हैं जिनका शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है, 1 और 2 दिन में ये चीज़ें खराब हो जाती हैं, जैसे मिल्क है या फिर सब्जी वगैरह है, फ्रूट्स वगैरह है, तो इनकी शेल्फ लाइफ छोटी होती है, जल्दी से ये चीज़ें खराब हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने नोटिस करा होगा, अगर आप दिन में सब्जी लाने गए हो, आप दिन में मान लो टमाटर लाने गए हो, तो आपको टमाटर मिल रहे हैं 100 रुपये किलो, ठीक है। अगर वही टमाटर आप शाम में लेने जाओगे, रात में लेने जाओगे, तो वो आपको शायद 70 रुपीज़ kg मिल जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस कम हो रही है, शाम को प्राइस कम हो रही है, फिर भी प्रोड्यूसर उस चीज़ को सप्लाई करने को तैयार है, दुकान वाला हमें वो टमाटर 70 रुपये में भी बेचेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे पता है ये पेरिशेबल गुड है, खराब होने वाला गुड है। अगर अभी मैंने इसको 70 में नहीं बेचा तो कल ये पूरी तरह से खराब हो जाएगा, कल तो मुझे इन्हें फेंकना पड़ेगा, कोई रुपए नहीं मिलेंगे। समझ पा रहे हो? सो एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम सेलर्स मे बी विलिंग टू सेल मोर ऑफ अ पेरिशेबल गुड इवन एट अ लोअर प्राइस। शाम के टाइम पर जो सेलर है, जो सब्जी वाला है, ठेले वाले भैया हैं, वो सस्ते में कम प्राइस पर भी हमें वो गुड सप्लाई करने को अच्छे से तैयार हैं, क्योंकि वो पेरिशेबल गुड है, खराब होने वाला गुड है। इस तरह के गुड्स की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, कल उसे फेंकने पड़ेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, उससे बेटर है कम से कम 70 रुपये तो कमा ले। पॉइंट क्लियर है? इजी पीजी बातें हैं। मतलब इको मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, आप हर चीज़ रिलेट कर सकते हो, हर चीज़ का हमारे पास में एग्जाम्पल है। समझ में आ गया? फिर टॉपिक आता है हमारा, एक तरह से सेकंड लास्ट टॉपिक है, मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। दो अलग अलग बातें, बहुत आराम से समझना। मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व, मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व का मतलब क्या होता है? पहली बार यहाँ पर जो मूवमेंट होती है वो एक ही सप्लाई कर्व पर होती है, ये सप्लाई कर्व है, इसी पर मूवमेंट होगी, कभी अपवर्ड मूवमेंट होगी, कभी डाउनवर्ड मूवमेंट होगी। ये सप्लाई कर्व हमारा शिफ्ट नहीं करेगा, ठीक है। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व का मतलब ही ये है कि ये हमारा, इरेज करके दोबारा बनाती हूँ, ये हमारा मान लो सप्लाई कर्व है, तो सप्लाई कर्व पर ही मूवमेंट होगी, कभी अपवर्ड मूवमेंट होगी, कभी डाउनवर्ड मूवमेंट होगी। समझ में आ गया? इसे हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व, और इसी का दूसरा नाम है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। लेकिन एक होता है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। शिफ्ट इन सप्लाई कर्व में क्या होता है? प्राइस तो कांस्टेंट रहती है, प्राइस कांस्टेंट रहती है, सप्लाई कर्व हमारा शिफ्ट हो जाता है। जैसे ये सप्लाई है, मान लो सप्लाई इंक्रीज हो गई, नया सप्लाई कर्व ये बन गया, तो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रहा है, या तो आगे चले जाता है या पीछे चले जाता है, जैसे अभी मैं बहुत बार बना रही थी। इसका दूसरा नाम है चेंज इन सप्लाई। याद रहेगा, मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व में हमारा एक ही सप्लाई कर्व होता है, उसी पर मूवमेंट होती है, इसे हम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड भी बोलते हैं। लेकिन एक है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, जिसमें हमारा पूरा का पूरा सप्लाई कर्व राइट साइड में या लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर जाता है, इसी का दूसरा नाम है चेंज इन सप्लाई। तो देखो होता क्या है, मैंने कहा सप्लाई में चेंज आ रहा है, सप्लाई में चेंज आ रहा है, और क्यों आ रहा है? ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, क्योंकि कमोडिटी की खुद की प्राइस में चेंज आ गया, खुद की प्राइस इंक्रीज होती है, सप्लाई भी इंक्रीज होती है, प्राइस डिक्रीज होती है, सप्लाई भी डिक्रीज होती है। अदर जो डिटर्मिनेंट्स है ना, हमने 8 डिटर्मिनेंट्स पढ़े हैं, तो बाकी के 7 डिटर्मिनेंट्स क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है। अगर क्वांटिटी की सप्लाई में चेंज आ रहा है, क्यों आ रहा है? ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। बाकी के अदर डिटर्मिनेंट्स क्या है? कांस्टेंट है, उसे बोला जाता है मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व या फिर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। समझ में आ गया? इट रेफर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स क्या है? कांस्टेंट है, इसी का नाम है मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व या फिर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। समझ में आ गया? वही शिफ्ट इन सप्लाई कर्व का मतलब है कि मान लो सप्लाई में चेंज आ रहा है और ओन प्राइस जो है वो ओन प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। ओन प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। आप देख लो यहाँ पर मैंने प्राइस कांस्टेंट ली थी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनाई थी, सप्लाई में चेंज आ रहा है, ओन प्राइस कांस्टेंट है, बाकी दूसरे फैक्टर्स की वजह से चेंज आ रहा है, जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया, नंबर ऑफ फर्म्स हो गया, गोल ऑफ द फर्म हो गया। सो इट रेफर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स। अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से चेंज आ रहा है, जो ये फर्स्ट वाले के अलावा जो डिटर्मिनेंट्स है इनकी वजह से चेंज आ रहा है। ओन प्राइस यहाँ पर क्या मानी गई है? कांस्टेंट मानी गई है। लिखा है ना,
अदर देन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इसी को हम बोलते हैं चेंज इन सप्लाई या फिर शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। और यहाँ पर हमारा जो सप्लाई कर्व है प्राइस कांस्टेंट है, कभी सप्लाई कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट करता है तो कभी सप्लाई कर्व हमारा पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाता है। अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब है मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व। क्या है? मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व। इसमें दो चीजें होती है, पहला है एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। मैंने बोला यहां पर मूवमेंट एक ही सप्लाई कर्व पर हो रही है, और क्यों हो रही है? ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। बाकी के सारे डिटर्मिनेंट्स क्या है? कांस्टेंट है। अब मैंने कहा मान लो ये प्राइस है 1 2, मैंने कहा ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। अगर इस पेन की प्राइस 1 रुपए है तो दुकानदार बोलेगा मैं 10 पेन सेल करता हूँ। अगर ये प्राइस, इस पेन की प्राइस डबल हो जाती है 2 रुपए, तो दुकानदार बोल देता है मैं 20 पेन सेल करूंगा। तो आपने देखा प्राइस इंक्रीज हुई तो क्वांटिटी भी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। ये एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई है कि प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, बाकी के फैक्टर्स कांस्टेंट है। तो आप देख लो ये वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, यहाँ पर प्राइस है, यहाँ पर क्वांटिटी है हमारे पास में। तो मैंने गलत लिख दिया ना, पी आर तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स होता है, ठीक है। तो मैंने कहा प्राइस 1 और ये है प्राइस 2, और यहाँ पर क्वांटिटी 10, क्वांटिटी 2। हम लोगों ने इसे प्लॉट करा तो देखो प्राइस 1 है तो क्वांटिटी कितनी है? 10 है। प्राइस 2 है, क्वांटिटी कितनी है? 20 है। अब इसको हम प्लॉट कर देते हैं, तो ये हम लोगों ने प्लॉट कर दिया, ये हमारा सप्लाई वाला कर्व। तो आप देखो जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुई सप्लाई भी इंक्रीज हो गई, प्राइस इंक्रीज हुई तो सप्लाई भी इंक्रीज हो गई। मूवमेंट कैसा हो रहा है? अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं ना, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। इससे हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। समझ में आ गया? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड यानी कि मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व में दो चीजें हैं, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी। एक ही सप्लाई कर्व पर मूवमेंट हो रही है, सप्लाई कर्व हमारा राइट साइड में या लेफ्ट साइड में शिफ्ट नहीं हो रहा, उसी पर मूवमेंट हो रही है। ये ए पॉइंट था, ये दूसरा वाला बी पॉइंट है, अपवर्ड मूवमेंट, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। उल्टा भी देख लो, मैंने कहा मान लो प्राइस और ये है हमारी क्वांटिटी। किसी चीज की प्राइस 2 रुपए थी तो प्रोड्यूसर बोलता था मैं 20 यूनिट बेचूंगा। प्राइस 1 रुपए हो गई तो प्रोड्यूसर बोलता है मैं 10 यूनिट्स ही बेचूंगा। अब देखो इसे हम शो कर देते हैं, तो वही है एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस। प्राइस 10, प्राइस 10 नहीं है, प्राइस है 1 और 2, प्राइस 1 और प्राइस 2, और क्वांटिटी 10 और क्वांटिटी 20। अब देखो इसे हम प्लॉट करते हैं, प्राइस 2 थी तो क्वांटिटी कितनी थी? 20 थी। प्राइस 1 हुई तो क्वांटिटी कितनी हो गई? 10 हो गई। अब अगर हम इन्हें ज्वाइन कर देते हैं, अगेन हमारा सप्लाई कर्व, पहले हम इस पॉइंट पर थे, अब हम बी पॉइंट पर आ गए, तो यहाँ पर मूवमेंट कैसा हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है डाउनवर्ड मूवमेंट। मतलब प्राइस अगर कम हो रही है तो सप्लाई भी कम हो रही है, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। समझ में आ गया अच्छे से? एक्सटेंशन अपवर्ड मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन डाउनवर्ड मूवमेंट। वही यहाँ पर लिखा है एक्सटेंशन का मतलब क्या है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, क्वांटिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, आप देख लो 2 से 5 हो गई, ड्यू टू इंक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इसे हम एक्सटेंशन बोलते हैं। अपवर्ड मूवमेंट होगा, अभी करके देखा था। जैसे यहाँ पर भी अगर हम देखना चाहें, प्राइस 1 है तो क्वांटिटी कितनी है? 2 है। प्राइस 5 हो गई तो क्वांटिटी भी कितनी हो गई हमारी? 5 हो गई। इनको हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया, ये सप्लाई कर्व, पहले हम इस पॉइंट पर थे, अब हम इस पॉइंट पर आ गए, तो ये जो मूवमेंट है वो कौन सा मूवमेंट है? अपवर्ड मूवमेंट है, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। उल्टा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो रही है, 5 से 2 हो गई, क्योंकि ओन प्राइस में डिक्रीज हमें देखने को मिल रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। प्राइस 5 है तो हमारी सप्लाई भी 5 थी, प्राइस हमारी 1 हो गई तो सप्लाई भी हमारी क्या हो गई? कम हो गई। तो ये रहा हमारा सप्लाई कर्व, ठीक है। पहले इस पॉइंट पर थे, अब पीछे आ गए, तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ये कौन सा मूवमेंट है? डाउनवर्ड मूवमेंट है। इजी पीजी हो गया। तो ये हो गया हमारा मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व, जिसे हम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड भी बोलते हैं। अब दूसरा है हमारा शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, जिसे हम चेंज इन सप्लाई भी बोलते हैं।
तो शिफ्ट इन सप्लाई, शिफ्ट इन सप्लाई कर, पूरा सप्लाई कर यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा। इसे हम चेंज इन सप्लाई भी बोलते हैं। मैंने बताया ओन प्राइस यहाँ पर कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, दूसरे डिटर्मिनेंट्स की वजह से चेंज आ रहा है। तो पहला है इंक्रीज इन सप्लाई, दूसरा है डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब है प्राइस कांस्टेंट है, फिर भी हमारी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, 2 से 3 हो गई, प्राइस कांस्टेंट है। व्हेन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ओन प्राइस कांस्टेंट है फिर भी हमारी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, यानी कि प्रोड्यूसर एग्जिस्टिंग प्राइस पर ज्यादा क्वांटिटी सेल करना चाहता है। समझ पा रहे हो? यहां पर हमें फॉरवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा। मैम कैसे? देखो प्राइस तो पहले भी 10 थी, अभी भी 10 है, तो प्राइस के लिए कुछ नहीं करना, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बना दो क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है। पहले सप्लाई 2 थी, फिर 3 हो गई, तो पहले सप्लाई 2 थी तो हमने सप्लाई वाला कर्व ऐसे बना दिया, पहले सप्लाई 2 थी, ये सप्लाई वाला कर्व। अब हमारी सप्लाई 3 हो गई, तो अब 3 के लिए बना दो नया वाला कर्व 3S1। अब सप्लाई 3 हो गई, मतलब सप्लाई वाले में हमें फॉरवर्ड शिफ्ट देखने को मिला। किधर शिफ्ट देखने को मिला? फॉरवर्ड भी बोल सकते हो और इसे आप राइटवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हो। क्लियर हो गया अच्छे से कि ऑन प्राइस कांस्टेंट है फिर भी हमारी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, तो फॉरवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा, राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा। अब रीजंस क्या हो सकते हैं? तो अदर फैक्टर्स के बारे में आपको सोचना है। हो सकता है टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ गया हो, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी तो प्रोड्यूसर सेम प्राइस पर ज्यादा सप्लाई करेगा। समझ में आ गया? या फिर मान लो फैक्टर प्राइसेस कम हो गई, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के लिए आपको कम पे करना पड़ रहा है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी, अपने आप सेम प्राइस पर ज्यादा सेल करोगे। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्पीटिंग गुड, कंपीटिंग गुड की प्राइस कम हो गई, हमारा गुड जो है वो है कोका कोला, और मान लो जो पेप्सी है वो सस्ता हो जाता है, पेप्सी सस्ता हो जाता है, तो हम इस सिचुएशन के अंदर क्या करेंगे? इस सिचुएशन में हम एग्जिस्टिंग प्राइस पर हमारी सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे। समझ पा रहे हो? हम एग्जिस्टिंग प्राइस पर हमारी सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा गुड कोका कोला है, कोका कोला की प्राइसेस क्या है? कांस्टेंट है। अगर मान लो पेप्सी सस्ती होगी तो जो हमारा कस्टमर है वो पेप्सी पर शिफ्ट कर जाएगा या नहीं कर जाएगा? इस सिचुएशन में हम एग्जिस्टिंग प्राइस पर ही हमारी सप्लाई बढ़ा देंगे हमारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए। या फिर नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ गई, नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ेंगी, मार्केट सप्लाई अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। या फिर लग रहा है फ्यूचर के अंदर प्रोडक्ट की प्राइस कम होने वाली है, आप गोल्ड बेच रहे हो, आपको लग रहा है फ्यूचर के अंदर गोल्ड की प्राइसेस कम हो जाएंगी, तो आप अभी सप्लाई इंक्रीज कर दोगे। या फिर मान लो पहले आपका गोल था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, अब आपका गोल है सेल्स मैक्सिमाइजेशन का, तो आप ज़्यादा बेचना चाहते हो, कम प्राइस पर आप ज़्यादा बेचोगे। या फिर मान लो सरकार ने टैक्सेस कम कर दिए या फिर आपको सब्सिडी दे दी, इन सब सिचुएशंस में सप्लाई क्या होती है? इंक्रीज होती है। उल्टा क्या है? डिक्रीज इन सप्लाई, वही है ओन प्राइस कांस्टेंट है, सप्लाई डिक्रीज हो गई। व्हेन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, मतलब सेम प्राइस पर प्रोड्यूसर कम सप्लाई करना चाहता है। तो देखो प्राइस तो 10 की 10 ही है कांस्टेंट, पहले सप्लाई 3 थी, पहले सप्लाई 3 थी, ये सप्लाई कर्व था, ठीक है। अब सप्लाई 1 हो गई, तो अब सप्लाई क्या हो चुकी है? 1 हो चुकी है, ये सप्लाई कर्व नया वाला, मतलब सप्लाई कर्व में हमें कैसा शिफ्ट देखने को मिला है? बैकवर्ड शिफ्ट देखने को मिला है। बैकवर्ड भी बोल सकते हो, आप चाहो तो इसे लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हो। समझ में आ गया? तो यहाँ पर प्राइस का कोई रोल नहीं है। अब इसके रीजंस पीछे वाले को उल्टा कर लो, इम्प्रूव्ड की बजाय आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आ रही है, तो आप सेम प्राइस पर कम सेल करना चाहते हो। फैक्टर प्राइसेस इंक्रीज हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आ रही है, कम बेचोगे। कंपीटिंग प्रोडक्ट महंगा हो गया, अगर आपका प्रोडक्ट चाय है और मार्केट में कंपीटिंग प्रोडक्ट कॉफ़ी है, कॉफ़ी की प्राइसेस बढ़ जाती है, तो आप भी चाय के प्रोडक्शन को, चाय की सप्लाई को कम कर दोगे। आप सोचोगे मैं भी चाय महंगे में बेचूंगा, अगर ये महंगे में बेच रहा है मैं भी महंगे में बेचूंगा। नंबर ऑफ फर्म्स कम हो गई, या फिर आपको लग रहा है फ्यूचर में प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ेंगी, तो आपने अभी सप्लाई कम कर दी ताकि आप फ्यूचर में कर सको। आपका गोल अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन नहीं है, आप महंगे में बेचकर ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो। या फिर गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आ रही है, सरकार ने सब्सिडी विड्रॉ कर दी, सरकार सब्सिडी कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं दे रही, तो इन सिचुएशंस में प्रोड्यूसर का प्रॉफिट क्या हो जाता है? डिक्रीज होता है। प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। समझ में आ गया? फिर देखो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। हाउ डज चेंज इन टेक्नोलॉजी अफेक्ट सप्लाई कर?
टेक्नोलॉजी में चेंज आया तो सप्लाई कर्व कैसे अफेक्ट होगा? बहुत ही सिंपल सा है, प्राइसेस हमें कांस्टेंट रखनी है। ये हमारे पास में प्राइस है एक्स की, ठीक है, और ये सप्लाई है, प्राइस कांस्टेंट है, और मैंने बोला ये है हमारा सप्लाई कर्व, ठीक है। अब मैंने कहा मान लो हम एडवांस्ड और बेटर टेक्नोलॉजी यूज करने लग गए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी अपने आप। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी तो हम सेम प्राइस पर भी हमारी सप्लाई को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। समझ में आ गया? बेटर टेक्नोलॉजी लीड्स टू फॉल इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो अपने आप प्रोड्यूसर सेम प्राइस पर भी अपनी सप्लाई को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। प्रोड्यूसर विल बी विलिंग टू सप्लाई मोर एट एग्जिस्टिंग प्राइस, फॉरवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व हो गया। समझ में आया? तो छोटी छोटी सी बातें हैं। फिर है चेंज इन इनपुट प्राइस का सप्लाई कर्व पर क्या असर पड़ेगा? ये भी हमें पता है, सेम वही हम लेंगे। ये हमारी प्राइस कांस्टेंट है और ये है हमारा सप्लाई कर्व। मैंने कहा मान लो इनपुट्स की प्राइस बढ़ गई है, इनपुट्स की प्राइस बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, रॉ मटेरियल वगैरह महंगा हो गया, लेबर को ज़्यादा देना पड़ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी ज़्यादा आएगी तो सेम प्राइस पर हम ज़्यादा बेचना चाहेंगे या कम बेचना चाहेंगे? प्रोड्यूसर की नज़र से सोच के देखो, अगर आपकी खुद की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आ रही है, इनपुट्स महंगे हो गए, तो आप सेम प्राइस पर अपनी सप्लाई को कम कर दोगे, नुकसान थोड़ी ना करवाओगे, तो सप्लाई हमारी कम हो जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। लेकिन मान लो अगर इनपुट प्राइसेस कम हो गई, रॉ मटेरियल सस्ते में मिल रहा है, लेबर को कम पे करना पड़ रहा है, तो प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगी? कम आएगी। अगर उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी तो वो सेम प्राइस पर ज़्यादा सप्लाई करेगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा। फिर है ऐसा ही जीएसटी एंड सप्लाई कर्व। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब टैक्स की बात हो रही है। अगर सरकार टैक्सेस बढ़ा देती है, अगर सरकार टैक्सेस बढ़ा देगी तो क्या होगा? सरकार ने अगर टैक्सेस बढ़ा दिए हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर की ज़्यादा आएगी। अगर उसकी खुद की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो वो अपने आप अपनी सप्लाई को क्या कर देगा? कम कर देगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। सो राइज इन जीएसटी वुड रेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर वुड बी विलिंग टू सेल लेस क्वांटिटी एट द एग्जिस्टिंग प्राइस, सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। सेम इसी तरह से सब्सिडी एंड सप्लाई कर्व। अगर सरकार सब्सिडी देती है, यानी कि सरकार फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर रही है, ये आपका सप्लाई कर्व है, सरकार आपको फाइनेंशियल हेल्प दे रही है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रही है तो आप ज़्यादा सप्लाई करोगे। डिक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर वुड बी विलिंग टू सप्लाई मोर क्वांटिटी एट द एग्जिस्टिंग प्राइस, सप्लाई कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट हमें देखने को मिला। आगे जा रहा है मतलब कैसा शिफ्ट है? राइटवर्ड शिफ्ट है, फॉरवर्ड शिफ्ट है। और पीछे जाता है मतलब कौन सा शिफ्ट था? पीछे वाले को बोला जाता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट या फिर बैकवर्ड शिफ्ट। समझ में आ गया? और लास्ट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सप्लाई कर्व। रिलेटेड गुड्स वाला अभी मैंने आपको बताया था। आपका गुड जो है वो है मान लो कॉफ़ी, ठीक है, आपका गुड क्या है? कॉफ़ी है, और कॉफ़ी की प्राइसेस कैसी हैं? कांस्टेंट, उसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब मैंने बोला चाय जो आपका रिलेटेड गुड मार्केट में अवेलेबल है, कंपीटिंग गुड है, वो महंगा हो गया, वो महंगा हो गया, तो आप क्या देखोगे? आपका गुड तो कॉफ़ी है, आप तो कॉफ़ी का कर्व बनाओ, कॉफ़ी की प्राइस कैसी है? कांस्टेंट है। यहाँ पर प्राइस लिख दी, यहाँ पर क्वांटिटी लिख दी, कॉफ़ी की प्राइस कैसी है? कांस्टेंट है। ये मान लो कॉफ़ी का सप्लाई कर्व है। आपने देखा चाय महंगी हो गई तो आप देखोगे यार चाय वाला भी तो महंगा में बेच के पैसा कमा रहा है, तो मैं इस प्राइस पर मेरी कॉफ़ी को क्यों बेचूं? आप अपनी कॉफ़ी की सप्लाई को क्या कर दोगे? कम कर दोगे। समझ में आया? अ राइज इन प्राइस ऑफ टी वुड लीड टू बैकवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई ऑफ कॉफ़ी। अगर चाय महंगी हो जाएगी तो आप देखोगे चाय वाला भी तो महंगे में बेचकर पैसा कमा रहा है, तो मैं सस्ते में क्यों कॉफ़ी बेचूं? आप करंट प्राइस पर कॉफ़ी की सप्लाई को क्या कर दोगे? कम कर दोगे। वहीं इसका उल्टा हो जाएगा। मान लो वही है, आपकी कॉफ़ी की प्राइसेस तो कांस्टेंट है, लेकिन मान लो चाय की प्राइसेस कम हो गई, चाय की प्राइसेस क्या हो गई? कम हो गई। इस सिचुएशन के अंदर आप अपनी कॉफ़ी की सप्लाई को उल्टा इंक्रीज कर दोगे। मैम ऐसा क्यों? देखो आप सोच के देखो, आपका गुड कॉफ़ी है जिसकी प्राइसेस कांस्टेंट है, मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है जो कि सस्ता हो गया, चाय सस्ती हो गई, तो आपके जो बेचारे ये कस्टमर्स हैं वो चाय सस्ती देखकर क्या करेंगे? चाय पर शिफ्ट करने लग जाएंगे। ऐसा इन्हें रोकने के लिए आप एग्जिस्टिंग प्राइस पर ही ज़्यादा से ज़्यादा कॉफ़ी सप्लाई करने लग जाओगे। कॉफ़ी की सप्लाई आपकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। देयर विल बी फॉरवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई ऑफ कॉफ़ी।
समझ में आ गया? अब देखो, इस चैप्टर से हमारा एक टॉपिक रहता है डेट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। उसको मैं इसी चैप्टर में मिक्स करके बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहती और खींचना नहीं चाहती मैं जबरदस्ती। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, है ना। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के लिए मैं कल एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, जिसके अंदर मैं बहुत सारे आपको इलास्टिसिटी के क्वेश्चंस करवा दूंगी अलग अलग रेफरेंस बुक के। तो आप यहाँ तक का पूरा थ्योरी कवर कर लेना। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हम एक सेपरेट चैप्टर की तरह पढ़ेंगे पूरा डिटेल के अंदर, वन शॉट के अंदर। 2 क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे कमेंट्स में दे देना, सो डैट मुझे लगे कि मैंने अगर इतनी मेहनत करी है तो आपको चीज़ें समझ में आ रही है। सप्लाई कर्व शिफ्ट्स फॉरवर्ड ड्यू टू डिक्रीज इन फैक्टर प्राइस, इंक्रीज इन फर्म्स इन द मार्केट, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्पीटिंग गुड, ऑल ऑफ दीज बता सकते हो। When supply falls due to factors other than own price of a commodity, it indicates contraction of supply, decrease in supply, extension of supply या फिर none of these। और लग रहा है लेक्चर अच्छा था, मैम ने एफर्ट्स लगाए, वन शॉट में सारी चीज़ें कवर हुई। तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करते हो तो इट वुड बी अ पर्सनल फेवर। सो आई विल सी यू नेक्स्ट क्लास। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।